जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देर रात से मुठभेड़ जारी, 3 आतंकी घिरे, सेना का एक जवान शहीद। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, नेता पर पार्टी आला कमान मेहरबान। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की बड़ी सफलता, पटना सिविल कोर्ट में पहुंचे एनआईए की टीम, दोनों गिरफ्तार आतंकियों की होगी पेशी। और बिहार में मौसम का फिर बदला मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार के राजनीति गलियारे से आ रही है, जहां पशुपति कुमार पारस आज पटना पहुंच रहे हैं। बता दें, दिल्ली से पटना पहुंचेंगे पशुपति पारस। दोपहर 2 बजे पटना एयरपोर्ट पर पशुपति पारस पहुंचेंगे, यानी पटना एयरपोर्ट पर पारस के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। पारस गुट के नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है पशुपति पारस के आगमन को लेकर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आज पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचने वाले हैं और दिल्ली से पटना पहुंचेंगे पशुपति पारस, जिसको लेकर के तैयारियां जो हैं पटना एयरपोर्ट पर कर ली गई है। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट पर और पटना एयरपोर्ट पर पारस के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। पारस गुट के तमाम नेता एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे और पारस के स्वागत की तमाम जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। बिल्कुल, एक तरफ पूजा देखा जाए तो एक तरफ जहां चिराग गुट के जितने भी नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं, लगातार रणनीति बना रहे हैं, तो ऐसे में अब पारस चाचा भी पहुंच रहे हैं पटना और पशुपति पारस के पहुंचते ही बैठकों का दौर एक बार फिर से जारी होने वाला है, फिर से शुरू होने वाला है। पारस गुट के जितने भी नेता हैं वो भी बैठक कर सकते हैं और जो आगे की रणनीति है उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो पशुपति कुमार पारस आज पटना पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बिहार की राजनीति गलियारे से हम आपको दे रहे हैं। तो जिस तरीके से पटना में एलजेपी 2 गुटों में बढ़ चुका है, एक पारस गुट और एक चिराग गुट हो गया है, तो ऐसे में चिराग गुट लगातार पटना में बैठकें कर रहा है और आशीर्वाद यात्रा हो या फिर कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हो जिसको लेकर के लगातार जो बैठक है उसमें कई बातों को किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आज चिराग गुट के माफ कीजिएगा पारस गुट जो है आज के नेता हैं पशुपति कुमार पारस, वो पटना पहुंच रहे हैं और इसके बाद सियासी गलियारों में ये हलचल तेज हो गई है कि पारस के पटना पहुंचने के बाद जो बातचीत है, बैठक है, उसका दौर शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं आशीर्वाद यात्रा को भी लेकर के कई सारी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पशुपति पारस पटना पहुंच रहे हैं, एक तरफ जहां 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ अब पशुपति पारस पटना पहुंचे। क्या लगता है, चिराग की आशीर्वाद यात्रा से क्या पारस गुट टेंशन में है? तो बड़ी खबर पहले इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां दिल्ली से पटना पहुंचने वाले हैं आज 2 बजे के करीब पशुपति कुमार पारस और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, बैठक लगातार चल रही है, लेकिन अब पशुपति पारस के पहुंचते ही ऐसे रणनीति बन सकती है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक के पास हम चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं। अभिषेक, एक तरफ जहां चिराग पासवान की 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा शुरू होने वाली है हाजीपुर से और वहां पे के सांसद है पशुपति कुमार पारस, क्या लगता है, क्या इस आशीर्वाद यात्रा से पारस गुट टेंशन में है? बिल्कुल टेंशन में है और टेंशन शब्द का इस्तेमाल आपने किया है। देखिए, अगर आशीर्वाद यात्रा सफल होती है या फिर अब बिहार की सियासत में चिराग पासवान का कद बढ़ता है तो जाहिर तौर पर पशुपति कुमार पारस के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। पशुपति कुमार पारस और उनके गुट के नेताओं को इससे टेंशन होगी। तो पशुपति कुमार पारस आज पटना पहुंच रहे हैं। इससे पहले चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर अपने नेताओं को पटना लैंड करा दिया है। 2-3 दिनों से लगातार पटना में उनका घर है, मीटिंग चल रही है। आज खबर आई है कि दोपहर 2 बजे पशुपति कुमार पारस पटना लैंड होने वाले हैं दिल्ली से। तो 5 जुलाई यानी कि रामविलास पासवान की जयंती को अभी 3 दिन है तकरीबन
और 3 दिन पहले पशुपति कुमार पारस पहुंच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह की टेंशन है और किस तरह से पशुपति कुमार पारस ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उनकी जो तैयारी है, जो जयंती समारोह वो आयोजित करने जा रहे हैं पटना का जो लोजपा दफ्तर है उसमें, उनके गुट की तरफ से जो जयंती समारोह आयोजित है रामविलास पासवान की, उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं उसको फ्लॉप शो न बता दिया जाए या फिर वो कोई फ्लॉप शो न साबित हो जाए और चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा कहीं पशुपति कुमार पारस के आयोजन पर भारी न पड़ जाए। तो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है। इसके लिए पशुपति कुमार पारस शायद 3 दिन पहले पटना पहुंच रहे हैं और जानकारी यह है कि उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। एयरपोर्ट पर भी ये दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरह से पशुपति कुमार पारस का स्वागत किया जाता है, किस तरह से उनको समर्थन प्राप्त है। और आज भी पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके समर्थन में हैं। जमीन पर जमीनी हकीकत भी यही है, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जरूर स्वागत की तैयारी है पटना एयरपोर्ट पर। और पटना एयरपोर्ट से वो तस्वीर अभिषेक, एक तरफ जहां आशीर्वाद यात्रा है तो दूसरी ओर चिराग पासवान बिहार पहुंचे एक लंबे समय के बाद, और चिराग पासवान के बिहार पहुंचते ही जो राजनीतिक गलियारे का रंग है वो बदलेगा। तो ऐसे में पशुपति पारस का जो चिंता है वो भी लाजमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार अभी जब से लोजपा में टूट हुई है तो पशुपति पारस बिहार में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो नहीं थे, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली से ही सक्रिय है। अब जैसे ही चिराग पासवान बिहार आते हैं तो भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, पशुपति कुमार पारस पटना पहुंच रहे हैं और देखिए पशुपति कुमार पारस की चिंताओं की वजह एक नहीं है, उनके टेंशन की वजह एक नहीं है। सिर्फ ये वजह नहीं है कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस पर भारी पड़ सकते हैं। उनके टेंशन की वजह कई हैं। पशुपति कुमार पारस का एक बयान आया है चिराग पासवान के अहमदाबाद जाने को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान कि चिराग पासवान इसलिए अहमदाबाद गए थे बीजेपी नेता से मिलने के लिए क्योंकि उनको मंत्री न बनाया जाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह न मिले। पशुपति कुमार पारस के टेंशन की वजह यह भी है कि चुनाव आयोग में एक मामला लंबित है, बंगला किसका होगा इस पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। और अगर चिराग पासवान के पक्ष में फैसला नहीं आया तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, तो लड़ाई कोर्ट तक जानी है। तो बंगले को लेकर भी लड़ाई चल रही है, तो कई तरह की टेंशन है। एक ये जो पूरा खेल रहा है उस पूरे खेल में पशुपति कुमार पारस का पलड़ा तभी तक भारी नजर आया जब 5 सांसद उनके पक्ष में चले गए और उन 5 सांसदों के उनके पक्ष में चले जाने की वजह से उनको एलजेपी संसदीय दल का नेता सदन में चुन लिया गया, उनको मान्यता ओम बिरला ने दे दी। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान जिस तरह से एक्शन मोड में आए और जिस तरह से उन्होंने ये बताया, ये दिखाया, दावा किया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको बहुमत है, उससे पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें बढ़ती गई, उससे पशुपति कुमार पारस की टेंशन बढ़ती गई। और जो स्थितियां और परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान चाचा पर भारी पड़ गए हैं। फिलहाल यही तस्वीर नजर आ रही है और बीजेपी ने भी बहुत किनारा नहीं किया है चिराग पासवान से। अगर बीजेपी ने चिराग पासवान से किनारा नहीं किया है तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान भी पशुपति कुमार पारस को ही उठाना होगा। बिल्कुल अभिषेक, तो क्या ये जानना चाहेंगे कि जब पारस पटना पहुंच जाएंगे तो ऐसे कोई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के बैठक हो सकती है? क्या वो आशीर्वाद यात्रा होगी या किस तरीके से चिराग पासवान को पछाड़ना है? क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं जिस पर जो पारस गुट है वो बैठक कर सकता है? बिल्कुल, देखिए एक लड़ाई यह भी है कि रामविलास पासवान के चेहरे को कैसे भुनाया जाए। रामविलास पासवान जाहिर तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनकी अपनी एक स्वीकार्यता रही है बिहार में और देश में, कद्दावर शख्सियत रहे हैं और उस चेहरे को भुनाने की कोशिश पशुपति कुमार पारस भी करेंगे और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी करेंगे। चिराग पासवान उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर कहें तो पशुपति कुमार पारस भी अपने भाई रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे हैं, जिस हाजीपुर से जीतते चले आए। अगर अपवाद में एक बार छोड़ दें तो रामविलास पासवान कई बार रिकॉर्ड मदों से जीतते रहे हैं, गिनीज बुक में भी उनका नाम है रामविलास पासवान का हाजीपुर से जीतने में। तो हाजीपुर सीट से पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, भाई की विरासत संभाल रहे हैं। तो दरअसल विरासत की लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी होगा यह भी एक लड़ाई है। तो पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचेंगे तो पहली प्राथमिकता यही होगी कि कैसे भव्य तरीके से आयोजन किया जाए, कैसे हिट शो बनाया जाए अपने आयोजन को,
क्योंकि शक्ति प्रदर्शन भी है एक तरह का। उधर चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा, दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस की जयंती समारोह, रामविलास पासवान की जो जयंती समारोह पशुपति कुमार पारस मना रहे हैं, तो इसको कैसे सफल बनाया जाए इसकी रणनीति पशुपति कुमार पारस बनाएंगे। बाकी आशीर्वाद यात्रा को लेकर चिराग पासवान चूंकि पटना आ रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं 5 तारीख को, उनको कैसे घेरा जाए इस पर भी रणनीति बनेगी। बिल्कुल अभिषेक, तो कैसे घेरा जाए चिराग को, इस पर रणनीति बनेगी। और इसी रणनीति को बनाने के लिए और तमाम जो प्लान है उसको सफल करने के लिए अब पशुपति पारस यानी चिराग के चाचा जी पटना पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ बैठकें होती हैं किन मुद्दों पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू में दुश्मनों की ड्रोन साजिशें लगातार जारी हैं। शुक्रवार को तड़के अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक बार फिर से ड्रोन देखा गया। खतरे को देखते हुए मौजूदा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर गोलियां भी बरसाई है। बीती रविवार को एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके के बाद ये 5वां मौका है जब इलाके में अनजान ड्रोन को देखा गया है। बिल्कुल, और रविवार को हुए हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। जम्मू पाकिस्तान से सटे अरनिया सेक्टर से सटे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर आज सुबह करीब 4:15 बजे एक हेक्सा ड्रोन देखा गया और यह कहा जा रहा है कि ड्रोन ने भारतीय इलाके में और पाकिस्तान की सीमा में ही रहा। इलाके में कुछ समय उड़ते रहने के बाद वह गायब हो गया था। ड्रोन के नजर आते ही बीएसएफ ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ के सूत्रों ने जानकारी दी है कि यह ड्रोन जासूसी के मकसद से यहां आया था और भारतीय पक्ष की सतर्कता और कार्रवाई के चलते वापस चला गया। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन साजिश चल रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन को देखा जा रहा है, दुश्मनों की ड्रोन को देखा जा रहा है। ड्रोन की वजह से एक बार बता दें आपको कि पिछले रविवार को एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका हुआ था। 2 धमाके हुए थे और उसमें एक कर्मचारी भी माफ कीजिएगा एक बीएसएफ का जवान घायल हुआ था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन तो देखे ही जा रहे हैं और आतंकी हमले भी जम्मू कश्मीर में ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे आतंकी हमलों को बढ़ावा देने के पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है, ड्रोन कि जो हम लोग लगातार ड्रोन देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ड्रोन साजिश के पीछे क्या वजह है, ये फिलहाल अभी खुलासा नहीं हो पाया है पूजा। और लगातार जी, और जिस तरीके से बीते रविवार को ड्रोन का जो मामला सामने आया था उसके बाद से वहां पर दिल्ली से डीआईजी और आईजी भी जाकर तफ्तीश कर रहे हैं, लगातार वहां पर बने हुए हैं। और जो ड्रोन का मसला जो लगातार सामने आ रहा है, इसको लेकर के आपको बता दें कि यूएन में भी जो भारतीय दूत हैं उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा की है और ड्रोन को लेकर के हो सकता है कि भारत एक सख्त कदम भी उठाए। बिल्कुल, क्योंकि ड्रोन का इस तरह से इस्तेमाल किया जाना कहीं से भी सही नहीं है। ड्रोन का इस्तेमाल अब आतंकी हमलों के लिए किया जा रहा है, लोगों की जान लेने के लिए किया जा रहा है, वो कहीं से सही नहीं है। और इसके बाद एक तरफ जब ड्रोन देखा गया तो दूसरी ही तरफ अधिकारी यानी कि सेना के पूर्व अधिकारी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी बेटी उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। तो लगातार जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर फिलहाल दहशत में है। जम्मू कश्मीर के लोग अभी दहशत में है क्योंकि वहां आतंकवादियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं और ऐसे में सेना के जवान भी पूरी तरह से अलर्ट हैं और उनकी साजिशों को नाकाम करने की पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, तो जरूरी अब इस वक्त ये हो गया है कि भारत की तरफ से भी इसको लेकर के अब एक ठोस कदम उठाया जाए। हालांकि लगातार जो सेना के जवान हैं, जो आईजी डीआईजी रैंक के अफसर हैं, वो इस पर निगरानी कर रहे हैं, पूरे मुद्दे को लेकर खुद ही समीक्षा कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से एक ठोस कदम उठाया जाए और इनके पीछे किसका हाथ है और लगातार ड्रोन आने का जो मसला है इसको लेकर भी सरकार एक पुख्ता कदम उठाने के रूप में भी नजर आ रही है। पूजा, क्योंकि भारत तब तक जवाबी कार्रवाई नहीं करता जब तक कोई हमला नहीं हो जाता या भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अब लगातार ऐसे संदिग्ध जो ड्रोन देखे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले बढ़ गए हैं और ऐसे में अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए, पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बैठकें भी हुई हैं, हालांकि बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए उससे अभी उसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं वो काफी चिंता की बात है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे।
दक्षिण कश्मीर के हांजन पुलवामा में वीरवार को आधी रात को उस समय गोलियों की आवाज गूंज उठी जब सुरक्षा बलों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद यह मुठभेड़ शुरू हुई है और इस बीच कुलगाम के खड़वानी इलाके में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पूरे इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया है और जारी मुठभेड़ में अभी तक सुरक्षा बलों को एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। दोनों ओर से अभी भी फायरिंग जारी है। बता दें कि पुलवामा में हथियारों से लैस 3 से 4 आतंकी रात 11:30 बजे हांजन राजपोड़ा में देखे गए और इसका पता चलते ही पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर गांव की घेराबंदी शुरू कर दी और रात करीब 12:15 बजे आतंकियों ने जवानों की घेराबंदी तोड़ भागने के लिए उन पर फायरिंग कर दी। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। 3 के करीब आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और आतंकियों के खिलाफ जारी मुठभेड़ में सेना ने 44 राष्ट्रीय राइफल के जवान काशी शहीद हो गए हैं। बिल्कुल, तो पुलवामा में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है और उसमें सेना के एक जवान भी ढेर हो गए। हालांकि पूजा एक आतंकवादी को मारने में सफलता मिली है भारतीय जवान को, लेकिन जिस तरह से अभी वहां का माहौल है, जो वहां की स्थिति है जम्मू कश्मीर की, वो बेहद चिंताजनक है और ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार क्या जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति है पूजा वो बेहद चिंताजनक है। और शर्मिला, ऐसी जो फायरिंग है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हम कह ले तो लगातार जो बॉर्डर है वहां पर देखने को मिलती रहती है और सुरक्षा बल भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। हालांकि इसमें एक सेना के जवान शहीद जरूर हो गए हैं, लेकिन एक आतंकी को मारने में सफलता जरूर हासिल हुई है। बिल्कुल, और इस तरह से जो स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर की वो बेहद दयनीय है। आपको बता दें कि आतंकी हमले में एक सेना का जवान शहीद हो गया, तो एक आतंकवादी को मारने में, यानी पाकिस्तान के तरफ से जो फायरिंग की जा रही थी उसमें एक आतंकवादी को मारने में भारतीय सेना को सफलता हासिल मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब कांग्रेस में जारी किला खत्म करने के लिए पार्टी आला कमान की तरफ से जल्द बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पार्टी आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू पर मेहरबान नजर आ रहा है और उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी आला कमान पंजाब में एंटी इनकोबेसी को दूर करने की कोशिश में है। इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इसका सिफारिश कर रही है। बिल्कुल, तो नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस यानी पार्टी आला कमान एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि हमने देखा था पूजा, एक तरफ जहां राहुल गांधी घेरते नजर आते हैं, राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर ले तो बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी की बड़ी बहन यानी प्रियंका गांधी से मुलाकात की और प्रियंका गांधी एक पार्टी की अहम जिम्मेदारी पे है और ऐसे में कांग्रेस मेहरबान है, ये देखा जा रहा है राहुल माफ कीजिएगा नवजोत सिंह सिद्धू पर। तो और लगता है कि जब मुलाकात हुई है तो बातें हुई हैं और ऐसी बातें हुई हैं जिसके बाद से अब नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने की भी बातें सामने आ रही है। हालांकि बातें क्या कुछ हुई है ये खुलकर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी बातें जरूर हुई है जिससे ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है और ये बातें जरूर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल, एक तरफ जहां पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब लगातार ये भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। कांग्रेस एक बड़ा फेरबदल कर सकती है, अपनी पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पर इस बार पार्टी जो है वो मेहरबान नजर आ रही है। देखना यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को क्या वो बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्रियों ने पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग की है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि जून महीने के आखिर दिन बुधवार को सरकार के अलग अलग विभागों में बड़ी संख्या में तबादले हुए थे, जिसको लेकर बीजेपी विधायक ने मंत्रियों पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है वो नीतीश सरकार के मंत्रियों ने खेला है और खूब पैसे बटोरे हैं। बतलाया कि हम कहां कितना देके आए हैं, प्लस उस कई विभाग के जो पदाधिकारी हैं और लोग हैं उन लोग के द्वारा जानकारी मिली, कुछ और जो रिलेटेड लोग हैं, कुछ मीडिया के द्वारा, सब तरह से सोर्स से जानकारी मिली। इसमें अधिकतर खास करके बीजेपी का
बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर मोर्चा डट के लिया पैसा, एकदम चेज कर कर के लिया, बुला बुला के, जिसका ना पोस्टिंग कर रहा हो रहा उसको बुला बुला खबर करवा के और ये करवा के सबसे वसूला गया पैसा। और आरजेडी में शामिल होने जा रहे जेडीयू के पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने अब यू टर्न ले लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक खत्म होने के बाद मनजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और अब हमारी सभी नाराजगी खत्म हो गई है। हम जनता दल यू में दोबारा वापसी करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। तो मनजीत सिंह जो कि जेडीयू और नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया था और अब मनजीत सिंह फिर से पार्टी में वापसी कर रहे हैं। तो जो रणनीति तैयार कर रही थी जेडीयू मनजीत सिंह को वापस लेने में, उस रणनीति में कहीं ना कहीं पूजा अब जेडीयू सफल नजर आ रही है। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि 3 तारीख को जो मनजीत सिंह हैं उन्होंने ऐलान किया था कि वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन रात के अंधेरे में नीतीश कुमार ने अपने बड़े नेताओं को उनसे मिलने के लिए भेजा, जिसके बाद से उन्होंने उन्हें किस तरीके से समझाया और उनकी बातों को सुना है और नीतीश कुमार से भी वो मिले, जिसके बाद उनकी बातों को सुना गया और उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये साफ तौर पे कह दिया है कि वो जदयू में ही बने रहेंगे, वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं और वो उन्होंने सारी बातें नीतीश कुमार से कर ली है और काफी अच्छी तरीके से उसे समझाया भी गया है। तो अब वो पार्टी में बने रहेंगे। उनके जाने की जो उन्होंने खुद ही घोषणा की थी उनको पूरी तरीके से उन्होंने खंडित कर दिया है। बिल्कुल, और ऐसे में अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस की। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस के अवसर पर पटना नगर निगम प्लास्टिक फ्री सिटी अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत शहरवासियों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महापौर सीता साहू और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा शामिल होंगे, जो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए बैग को लोगों को देकर शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, तो 3 जुलाई को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का ये आयोजन और आज प्लास्टिक फ्री डे है। तो प्लास्टिक बैग फ्री दिवस के अवसर पर पटना नगर निगम प्लास्टिक फ्री सिटी अभियान शुरू करने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में और राजधानी पटना में पहले ही सरकार प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल करना है वो खतरनाक है। हमारे जो कह सकते हैं कि वातावरण है उसे भी प्रदूषित करता है और लोगों की जीवन के लिए भी ये खतरनाक साबित होता है। तो ये एक बड़ी पहल नगर निगम के द्वारा की जा रही है ताकि लोगों को समझ में आए कि प्लास्टिक का जो इस्तेमाल करना है वो बेहद खतरनाक है हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि इसमें से कई ऐसे केमिकल निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद खराब होते हैं। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होने के बावजूद, इस पर बैन लगने के बाद भी लगातार इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद से नगर निगम ये कदम उठा रही है। शर्मिला, बिल्कुल, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दरभंगा पार्षद ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार इमरान मलिक। यूपी के शामली में और पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने इकबाल काना को संपर्क किया था और आईएसआई का हैंडलर इकबाल काना यूपी के शामिल का रहने वाला है। इसके बाद से आज एनआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और दोनों आरोपियों को लेकर पटना पहुंची है। बिल्कुल, तो आईएसआई का हैंडलर इकबाल काना यूपी के शामली का रहने वाला है और ऐसे में दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट मामले को लेकर एनआईए काफी एक्टिव है। एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज पटना के सिविल कोर्ट में दोनों आरोपियों की पेशी होने वाली है। कहीं ना कहीं जो पार्सल ब्लास्ट मामला है उसका कनेक्शन आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, यानी आईएसआई से जुड़ा हुआ है और ऐसे में ये खबरें आ रही हैं कि कई और बड़े जो नाम हैं, जो बड़े आतंकवादी नाम हैं, उनका भी खुलासा एनआईए कर सकती है। बिल्कुल,
तो एनआईए की टीम आज दोनों आरोपियों को लेकर पटना पहुंची, जिसके बाद से उनको सिविल कोर्ट में पेश किया गया है और उन्हें रिमांड पर रखने की भी मांग की गई है। हालांकि इस मामले को लेकर के एनआईए की टीम कुछ दिन पहले दरभंगा पहुंची थी और पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही थी। इससे पहले लगातार जो ये मामला सामने आया उसमें यह भी पता चला कि एक केमिकल भी बरामद किया गया था, जिसको लेकर के टेस्टिंग भी लगातार जारी है। कई ऐसे पहलुओं पर जांच लगातार जारी है जिसको लेकर कई खुलासे हो सकते हैं कि ऐसा जिस तरीके से इसका लिंक पाकिस्तान से किया जा रहा है, तो किसका हाथ है इन पूरे मामले को लेकर के लगातार इसकी छानबीन जारी है। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कटिहार की, जहां अवैध संबंध के आरोप में एक महिला और पुरुष को ग्रामीणों ने पहले तो रस्सी में बांध दिया और फिर खुलेआम पंचायत लगाकर सजा के रूप में 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला। प्राणपुर थाना क्षेत्र के धरहन पंचायत और राहर गांव से वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया गया है कि एक शादीशुदा युवक को ग्रामीणों ने 2 बच्चे की मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और फिर क्या था, पुलिस को बगैर सूचना दिए ग्रामीणों ने पंचायत लगाकर 25,000 रुपए जुर्माना वसूलते हुए दोनों के साथ मारपीट की। बिल्कुल, तो कटिहार की यह तस्वीर सामने आ रही है और लगातार भीड़ तंत्र अपने हाथ में कानून ले रही है, जो कि सही नहीं है। 25,000 जुर्माना वसूला गया है और दोनों यानी कि जो 2 महिला और पुरुष पकड़े गए हैं उनकी पिटाई जमकर की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नालंदा के ओकनामा गांव में 16 वर्षीय युवक से अपराधियों ने सोने की चेन छीनने की कोशिश की और युवक का गला दबाकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि जिसके बाद युवक जैसे तैसे घर पहुंचा और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। और प्री मानसून से लेकर अब तक राज्य में झमाझम बारिश हो रही है। जुलाई में भी राज्य में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई में देश में सामान्य से 94 से 106% तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि राज्य में अच्छी बारिश हो रही है। प्रदेश में प्री मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वहां के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। बिल्कुल, तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जुलाई में बारिश अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बिहार के 21 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। नमस्कार।